कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद करता हूँ खूब सारी पढ़ाई की होगी आपने इन दिनों। जैसा कि आप लोगों को मैंने जो इम्पोर्टेंट था बेटा वो डिस्कस किया था। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। कई बच्चों का ये था कि सर आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी करा दें क्योंकि आपके टॉपिक्स तो समझ में आ रहे हैं। अ, देखो बेटा, जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसके पीछे मकसद था हमारा कि जो सीबीएसई के बच्चे हैं और जो जेईई के बच्चे हैं और नीट के बच्चे हैं, जिनका कॉन्सेप्ट्स का लैग रह रहा है, जिनका बहुत कुछ छूटा हुआ था, है ना? कि जो बहुत ज़्यादा पीछे थे, जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं था, तो वो बच्चे यहाँ से पढ़ के बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? इसमें हम कोई एक प्रॉपर सीरीज़ ऐसी लेके नहीं आए कि भाई ये ऐसा करा देंगे तो ये हो जाएगा। हाँ, अपना ये था कि अगर आप इसे पढ़ के जाओगे तो आउट ऑफ 70 65 समथिंग आप इजीली गेन कर लोगे। ठीक है? तो बच्चों, अगर देखा जाए तो मैंने आपका जो है वो चैप्टर फर्स्ट जो है वो करा दिया है, सेकंड भी करवा दिया था, आपको अगर याद हो। बेटा चैप्टर 6 जो है वो ईएमआई बेटा वो ऑलरेडी अपलोडेड है यहाँ पे, और चैप्टर 7 जो है वो एसी ऑलरेडी अपलोडेड है। बेटा ईएमआई में एक एसी जनरेटर जो टॉपिक है वो नहीं है, और एसी में बेटा एलसीआर सर्किट और रेजोनेंस जो है वो टॉपिक नहीं है। अगर आप बात करेंगे चैप्टर 9 की रे ऑप्टिक्स, तो बेटा इससे कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी डले हुए हैं, जैसे कि इसमें से प्रिज्म जो है वो बेटा बहुत पहले अपलोड किया हुआ है, मतलब इसी साल में किया है। और वो एक्चुअली में नीट वाले का ड्रॉपर बैच का जो लेक्चर होगा वो अपलोडेड है। और आपको बेटा वहाँ पे माइक्रोस्कोप मिलेगा, माइक्रोस्कोप मिलेगा। ये दोनों बेटा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रिज्म भी माइक्रोस्कोप भी। बेटा एक टेलीस्कोप है जो मैं आपको डालूंगा। टेलीस्कोप भी दो तरीके का है, पहला है आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और दूसरा है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। बच्चों, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें तो बेटा आपका जो 10th है वेव ऑप्टिक्स, बच्चों उसमें मैंने रे आपके लिए मैंने बेटा वाई डी एस ई जो है वो पूरा अपलोड किया हुआ है। वाई डी एस ई के साथ आप देखोगे तो आपके लिए फ्रिंज विड्थ भी बेटा पूरा अपलोड किया हुआ है, तो बहुत हेल्प हो सकती है। यह वाई डी एस ई आता आता है। और जो पोलराइजेशन है बेटा वो नीट में आएगा, आप लोगों में नहीं आएगा अगर सीबीएसई दे रहे हो तो। और यही मैं बात करूं हाइगन्स प्रिंसिपल का, हाइगन्स प्रिंसिपल मैंने कराया था, अपलोड नहीं किया बेटे, वो मैं एक लेक्चर देख के उसमें अपलोड कर दूंगा। हाइगन्स प्रिंसिपल में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो एक बार देख लीजिएगा। बाकी मुझे समय मिला तो मैं भी करा दूंगा। फिर बेटा आप हमने डुअल नेचर किया था, फिर बेटा आपको याद होगा हमने डुअल नेचर किया था, कंप्लीट कराया। फिर बच्चा आपका एटम भी कंप्लीट कराया, न्यूक्लियाई भी कंप्लीट कराया और सेमी कंडक्टर भी कंप्लीट कराया है। बेटा जो दो चैप्टर हैं, एक मैग्नेटिज्म है ना, और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा मैग्नेटिज्म का फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, जहां आपको जिस जगह पे बेटा आपको ये दिया होगा फर्स्ट लेक्चर में कि जो फोर्स होता है F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, इस पे मैंने आपको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से कोई चार्ज अगर ट्रेवल करता है तो कितने पाथ बना सकता है, उसमें सर्कल था और उसमें सर्कल का रेडियस निकालना था। साइक्लोट्रॉन आपके सिलेबस में नहीं है, तो बेटा इस तरह का सवाल पूछा जाता है, रेडियस निकलवाया जाता है। आपको एचसी वर्मा में भी इस टाइप की बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिलहाल जो आज का मेरा टॉपिक है बेटा वो है एलसीआर सर्किट। फिलहाल बेटा जो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों वो है हमारा एलसीआर सर्किट, या कुछ लोग इसको आरएलसी सर्किट कहते हैं,
इसे सीरीज LCR सीरीज सर्किट भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम देखेंगे कि LCR सर्किट में क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है, और खासकर मेरी गुजारिश होगी, चाहे नीट का बच्चा हो चाहे JEE का बच्चा हो, CBSE में तो इंपॉर्टेंट है ही बेटा, लास्ट ईयर काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। सो आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है RLC सीरीज सर्किट, या कुछ लोग इसे LCR सीरीज सर्किट भी कहते हैं। सो बच्चों, ये कैसे पॉसिबल होगा, सर इसे कैसे पढ़े? आप बेटे मेरा इनिशियल लेक्चर जाके देख सकते हो एसी का। मैंने एसी में तो सबसे पहले आपको बताया है जो आई है दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें जो आई नॉट होता है ये पीक वैल्यू होता है, यानी कि पीक करंट होता है। सिमिलरली जो वी है अपना वो वी नॉट साइन ओमेगा टी है बच्चों। इसमें जो वी नॉट है वो है पीक वोल्टेज, पीक वोल्टेज है बच्चों। ये कैसे आया बेटा? ये एसी जनरेटर में पढ़ाया था। जब टॉर्क पढ़ाएंगे तो एसी जनरेटर में आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आपको मैंने वहां पे एक तो आई एवरेज निकालना सिखाया है, आप जाके देख सकते हैं, फर्स्ट लेक्चर है। दूसरा मैंने आपको आई आरएमएस निकालना सिखाया है। तो बच्चों एक तो 1 मार्क्स क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी होगा और एग्जाम्पल में भी होगा। आपको बच्चों आई एवरेज और आई आई नॉट, एक्चुअली में आई आरएमएस इज व्हाट, आई नॉट बाय रूट 2 होता है। ये हाफ साइकिल पे भी सेम होता है और फुल साइकिल पे भी बच्चों सेम होता है। तो इसको डिराइव कैसे करते हैं, ऑलरेडी बेटा लेक्चर अपलोडेड है, आप प्लीज जाके देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। सो ठीक है बच्चों, यहां से आई नॉट की जो वैल्यू है दैट इज आई आरएमएस इंटू रूट 2 भी आ सकता है। ठीक है बच्चों, मैं आपको कुछ ट्रिक भी सिखाऊंगा। उसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया था एसी का इस तरह से साइन होता है और डीसी का इस तरह से होता है। तो बेटा ध्यान से समझिएगा, ये जब लगा होगा तो यानी कि डीसी है, और ऐसा बना होगा तो एसी है। देखो बेटा ये वेव बना हुआ है ना, वेवलेंथ इस तरह से। अगर आपको वेव समझ में आया है, मैंने वेव ऑलरेडी डाला है, 11th का जो वेव है वो भी डाला हुआ है बच्चों। तो ये एक्चुअली में ये एसी को रिप्रेजेंट करता है। अब करंट जो है वो एसी है या डीसी है, ये बेटा उसके डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स में बताया है, मैं आज थोड़ा सा और बता दूं। बेटे अगर इस तरह से है तो बेटा हाँ ये एसी करंट है, क्योंकि यहाँ करंट की डायरेक्शन निरंतर चेंज हो रही है। अगर कोई इस तरीके से है तो बेटा ये भी एसी है। हालांकि ऐसा वेव प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, बट फिर भी बेटा जब जब इसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो ये एसी होगा। अब अगर कोई ऐसा है तो बेटे ये एसी नहीं है, ये डीसी है, क्योंकि देखो इसने डायरेक्शन को चेंज नहीं करा है। तो कोई भी अगर आपको इस तरह से बना के दिखाए और बोले कि एसी है डीसी है, तो याद रखेंगे बेटा जब डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा तो एसी है, और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा होगा तो बेटा वो डीसी है। इस तरीके से भी दे सकते हैं, वो इस तरीके से भी, बेटा ये भी एसी हो जाएगा। ठीक है, हाँ ध्यान रखना है बेटा। तो आज का टॉपिक हमारा वो आरएलसी सर्किट है या एलसीआर सीरीज सर्किट है। मैंने थोड़ा बहुत बेसिक आपको बता दिया है बच्चों, तो मैं थोड़ा सा आपको लेके चलूंगा एलसीआर सर्किट और आरएलसी सर्किट, जो भी आप कह लो। बेटा आर का मतलब रजिस्टर होता है, एल का मतलब इंडक्टर होता है, और सी का मतलब कैपेसिटर होता है। यानी कि ये 3 डिवाइस है, जिस डिवाइस को क्या कह रहा है बच्चों वो, कि सीरीज में आप क्या करो, आप उसे लगाओ। ये सीरीज में कह रहा लगाने के लिए लिखा है ना। तो बेटा सबसे पहले क्या करो, आप एल लगा लो, फिर आप सी लगा लो, फिर आप आर लगा लो। बेटा दैट इज द सिंबल ऑफ, बेटा इस तरह से पढ़ाया गया होगा। ये जो है बेटा वो रजिस्टर को रिप्रेजेंट करता है,
ये जो है बच्चों उस कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करता है, और इस तरह से बेटा जब कोयल बनता है सोलेनोइड, इसे इंडक्टर कहते हैं बच्चों। अब क्योंकि बेटा ये तीनों सीरीज में है, तो आपको एक चीज बताया गया होगा। अब बेटा हम एसी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे इस तरह का साइन आ जाएगा, और बेटा ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, सीरीज में इसी तरह से होता है। तो बच्चों ये तो हो जाएगा आपका आर, सॉरी ये हो जाएगा आपको बेटा एल, मैं एक मिनट, ये तो हो जाएगा बेटा आपका एल, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा बच्चों आर, और ये आपका आ जाएगा वी। सो एक्चुअली में जो वी होगा वो होगा वी नॉट साइन ओमेगा टी। और बच्चों इसमें जो करंट फ्लो करेगा दैट इज आई। अब यही आई को निकालना है कि कितना करंट जो है वो इस सर्किट में घूम रहा है, जब आर भी हो, एल भी हो, सी भी हो, है ना बच्चों। अब जब ये तीनों सीरीज में है, तो जब सीरीज में कोई चीज होती है तो उसकी कुछ कॉमन बातें होती हैं, कि करंट हो या चार्ज हो ये सेम होता है। अगर सीरीज की बात की तो करंट हो या चार्ज हो ये सेम होता है। और जो और जो बेटा वोल्टेज है, सीरीज की दो खासियत है, वोल्टेज जो है बेटा वो डिफरेंट होगा। बेटा वोल्टेज जो होगा वो डिफरेंट होगा जब सीरीज में होगा तो, ठीक है बेटा। अलग कैपेसिटर क्या है बेटा, एक डिवाइस है। इंडक्टर क्या है बेटा, एक डिवाइस है। रजिस्टर क्या है बेटा, एक डिवाइस है। रजिस्टर की प्रॉपर्टी जो है वो रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, और इंडक्टर का इंडक्टेंस है। बेटा याद रखेंगे, ठीक है। आपको एक इम्पेडेंस नाम की चीज भी पढ़ाई गई है, आप जाके लास्ट लेक्चर में देखिए, प्रीवियस लेक्चर्स में, आपको यहाँ बहुत काम आएगा। और जब कोई चीज पैरेलल में होता है तो ठीक इसका बेटा क्या होता है, अपोजिट होता है। पैरेलल में वोल्टेज जो होता है वो सेम होता है मेरे बच्चों, और पैरेलल में जो करंट और चार्ज होता है ये डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट डिवाइसेस। यही अगर आर एल सी अगर पैरेलल में लगा होता, तो जो वोल्टेज रजिस्टर का होता वही वोल्टेज कैपेसिटर का होता, और वही वोल्टेज इंडक्टर का होता, और तीनों में करंट जो है वो अलग अलग होता। परंतु क्योंकि ये सीरीज में है तो तीनों में करंट जो होगा वो सेम होगा, यानी कि जो इंडक्टर में करंट फ्लो करेगा वही कैपेसिटर में करेगा, रजिस्टर में करेगा। लेकिन सबका जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड है, नेट रेजिस्टेंस है, वो अलग अलग है। इस चीज को थोड़ा समझेंगे बेसिकली तो समझ में आएगा। बस मेरा कहने का अर्थ ये था कि आप सीरीज वाले पैटर्न को समझ जाए बच्चों। तो थोड़ा सा और मैं आपको लेके चलूं अगर बेहतरीन तरीके से, तो आपको पता है कि इस इंडक्टर का जो वोल्टेज है दैट इज वीएल, और इस कैपेसिटर में जो वोल्टेज होगा दैट इज वीसी, और इस इंडक्टर में जो बेटा वोल्टेज होगा वो वी आर। सो बेटा आपको पता है कि वी आर इज वॉट, वोल्टेज ऑफ द रजिस्टर। तो इसका मतलब आई इंटू आर आएगा बच्चों। और अगर मैं वीएल की बात करूं इंडक्टर का वोल्टेज, तो आई इंटू एल नहीं आता, आई इंटू एक्सएल आता है। और बच्चों एक्सएल को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस बच्चों। और एक्सएल की जो वैल्यू होती है दैट इज ओमेगा इंटू एल। एक्सएल की जो वैल्यू होती है दैट इज ओमेगा इंटू एल। जो ओमेगा होता है बच्चों वो होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बेटा इसका जो यूनिट होता है वो रेडियन पर सेकेंड होता है। पता नहीं क्यों मैं सब क्यों बता रहा हूं, बट फिर भी आपको समझ में आ जाए। और एल जो होता है बेटा वो आपने पढ़ा होगा ना, एल याद है, सेल्फ इंडक्टेंस में पढ़ा होगा। इसकी यूनिट हेनरी होती है, हेनरी होती है बच्चों। सो आप आई इंटू एक्सएल, एक्सएल क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस। बेटा जो इंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफर्ड करता है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस के रूप में करता है, यानी कि एक्सएल के रूप में करता है मेरे बच्चों। और तीसरा जो है वो है वी सी, दैट इज आई इक्वल्स टू एक्स सी। अब बच्चों ये एक्स सी क्या होता है, तो जो ये एक्स सी होता है वो होता है 1/ओमेगा सी। बेटे एक्स सी इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी होता है बच्चों। तो आपको ये सब बेसिक बातें पता होंगी, उम्मीद करता हूं। तो आप देखिए तीनों का जो वोल्टेज है बच्चों
वो रेजिस्टेंस में I इंटू आर है, और इंडक्टर में I इंटू एक्सएल है, और कैपेसिटर में I इंटू एक्सी है। और जो भी बच्चे पढ़ने वाले होंगे उन्हें एक बात समझ में आ गई कि गुरुजी जो बता रहे हैं वो अपने को पता होना चाहिए। भाई क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि ये तो ओम्स लॉ लगाया है गुरुजी ने, कुछ और खास तो लगाया नहीं। अब मेरा एक बच्चा बोलेगा कि सर हमने पढ़ा था कि जो वी नेट होता है, क्योंकि जो वी नेट होता है दैट इज V1 V2 प्लस V3 करके होता है, लेकिन यहाँ पे भी क्या ऐसा कर सकते हैं क्या? क्या नेट वोल्टेज VR प्लस VL प्लस VC करके निकाल सकते हैं क्या सर? तो बड़ा आसान हो जाएगा, परंतु हम इसे नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो बेटा फिर तो RLC सर्किट इतना मुश्किल होता ही नहीं। सर ऐसा क्यों नहीं करेंगे? बेटा ऐसा इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज इसमें फेज डिफरेंस है। सर क्या मतलब फेज डिफरेंस का? याद करो जब फेजर डायग्राम पढ़ाया गया होगा, जब बेटा आपको फेजर डायग्राम पढ़ाया होगा, बच्चों मैंने आपको आर सर्किट अलग से पढ़ाया है, एल सर्किट अलग से पढ़ाया, सी के टी मतलब सर्किट बोला बच्चों, और सी सर्किट मैंने आपको अलग से पढ़ाया है बच्चों। सो मैंने बताया था कि आर सर्किट में यानी कि रजिस्टर के अंदर, बेटा रजिस्टर के अंदर जिस 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 फेज में करंट होता है उसी फेज में वोल्टेज होता है, यानी कि वोल्टेज और करंट लाई इन द सेम फेज, और इसके बीच का जो फेज डिफरेंस होता है दैट इज 0 डिग्री होता है बच्चों, दैट इज 0 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, यानी कि जिधर वी आर होगा उधर ही करंट होगा बच्चों। ठीक है, और बेटा जब मैं इंडक्टर की बात करता हूं, जब मैं इंडक्टर की बात करता हूं और जब मैं कैपेसिटर की बात करता हूं, तो अगर बच्चों आपको कंफ्यूजन हो कि कौन लीड कौन लैग करेगा, तो आप एक ट्रिक को अपना लेना। C इक्वल टू क्या होता है? Q बाई V। बेटा कैपेसिटर को किससे लेना देना है? वोल्टेज से। तो जब किसी कैपेसिटर से करंट और वोल्टेज दोनों एक साथ दौड़ेगा, तो कैपेसिटर क्या करेगा? वोल्टेज को पकड़ लेगा और करंट को जाने देगा, क्योंकि इसको वोल्टेज से ही तो मतलब है। अब ये ऐसी वोल्टेज को पकड़ लेगा तो करंट आगे निकल जाएगा, यानी कि फोर सी सर्किट करंट जो है वो लीड करेगा, करंट लीड करंट लीड करेगा बच्चों, और जो वोल्टेज है वो लैग करेगा बच्चों, वोल्टेज जो है वो लैग करेगा बच्चों। आई लीड और वोल्टेज लैग बाई व्हाट? बाई पाई बाई 2 और 90 डिग्री मेरे बच्चों। तो बताओ अगर सी सर्किट में करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रहा है, तो एल सर्किट में तो बड़ा आसान हो गया कि एल में क्या होगा? वोल्टेज जो है वो लीड करेगा और बेटा करंट जो है वो लैग करेगा पाई बाई 2 से। ये सारी बातें बेटा अपन कर चुके हैं, ये नई बात नहीं कर रहे हैं, ये तो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। बट फिर भी किसी बच्चे को दिक्कत हो परेशानी हो तो जाके लेक्चर देख सकता है, मैंने फिर से आपको रिवाइज कराया। सो बेटा क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट फेज के होने की वजह से हम इसको इस तरह से ऐड नहीं कर सकते। यहां हमको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना पड़ेगा, यहां हमको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना पड़ेगा। हमको यहाँ पे फेजर डायग्राम का हेल्प लेना पड़ेगा। अगर कोई बोले कि भैया मैं तो फेजर डायग्राम का हेल्प नहीं लूंगा, तो बेटा आपके लिए परेशानी है, आप इससे बचे। देखिए बड़ा आसान है, समझिए। आप इस तरह से पहले तो एक रेफरेंस पॉइंट बना लीजिए, आपके लिए आसान हो जाएगा। आप एक बात का उत्तर मुझे दे वैसे ही जैसे आप देना चाहते हैं। देखिए बच्चों, अगर मैंने कहा कि ये वोल्टेज है रजिस्टर का, तो मेरा एक बच्चा कह देगा कि सेम फेस में करंट है आई। मैंने कहा बिल्कुल सही बात। और तुमने कहा है कि जो करंट जो वोल्टेज है वो लैग करता है, किसमें? कैपेसिटर में, सी सर्किट में। तो अगर इससे मैं 90 डिग्री यानी कि इससे मैं अगर 90 डिग्री, अगर मैं इससे 90 डिग्री पीछे बना दूं, तो ये आपका VC हो जाएगा, यानी कि वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर। और करंट से 90 डिग्री लीड करता है,
एल सर्किट में वोल्टेज वोल्टेज लीड कर रहा है, देखो एल सर्किट में। तो जब आप यहां से 90 बना दोगे तो ये आपका वीएल हो जाएगा 90 यहां से। सो दैट इज द फेजर डायग्राम ऑफ एलसीआर सर्किट। बच्चों कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक आपने रेफरेंस पॉइंट बना लिया, आपने एक तरफ वोल्टेज वी आर ले लिया, सेम फेज में करंट, करंट से 90 पीछे की तरफ आपका बेटा कैपेसिटर का वोल्टेज हो जाएगा, और 90 ऊपर की तरफ बेटा वोल्टेज का इंडक्टर का वोल्टेज हो जाएगा। अब ध्यान से देखो कि इसको इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये इंक्लाइन है, अगर इसी डायग्राम को मैं थोड़ा सा ऐसे बना दूं तो ये वी आर हो जाएगा और इधर जो है वो आई आ जाएगा। देखो जब ये इसको आप इस तरफ लेके आ रहे हो, देखो ना आप नीचे की तरफ लेके आ रहे हो, तो ये वाला इस तरफ हो रहा है और ये वाला इस तरफ जा रहा है। तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, आप इसको वीएल बना सकते हो और आप इसको इस तरह से बेटा वीसी बना सकते हो। आपको ये अगर समझ में आ रहा हो, ये फेजर डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है बच्चों। बट फिर भी किसी को दिक्कत है तो बेटा वो पूछ सकता है ना। अब देखो इस करंट से वीएल 90 दिख रहा है और आपको वीसी दिख रहा होगा। बेटा आप ऐसे मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया है, मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया है। बेटा सभी को समझ में आएगा मैंने क्या किया है। अब आपको एक बात बता दूं, यहां से बेटा आप इस बात का याद रखेंगे कि देर इज 3 कंडीशन, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। बेटा पहला, या तो वीएल यानी कि वोल्टेज ऑफ इंडक्टर इज ग्रेटर देन वीसी, या तो वोल्टेज ऑफ इंडक्टर बड़ा होगा वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर से। दूसरा, या तो वी एल लेस देन होगा वीसी से, ये दूसरा। और तीसरा होगा या तो वी एल इक्वल होगा वीसी के। इन तीन के अलावा और कोई भी आपको कंडीशन बनेगा ही नहीं। या तो इंडक्टर का वोल्टेज बड़ा होगा, या तो बेटा कैपेसिटर का वोल्टेज बड़ा होगा, या तो आपस में बराबर होगा। इसके अलावा मुझे तो नहीं लगता कि कुछ हो सकता है, बट फिर भी किसी को लगे तो मुझे बता देना, मेरे ज्ञान के लिए बढ़िया रहेगा बच्चों। सो अगर मैं एक केस ले लू फर्स्ट वाला और मैं मान लू कि वीएल ग्रेटर देन वीसी, अब एक बच्चा बोलेगा कि तूने यही क्यों माना, तू दूसरा क्यों नहीं मान रहा। भैया आपके अकॉर्डिंग में दूसरा भी मान लूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चलिए तो अगर मैंने वीएल को बड़ा मान लिया वीसी से, अब देखिए ये सेम, देखिए ये अपोजिट है, और देखिए क्योंकि वेक्टर के अकॉर्डिंग देखिएगा तो अपोजिट डायरेक्शन में है और वीसी छोटा है वीएल बड़ा है, तो होगा क्या, इन दोनों का जो सबट्रैक्शन होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में जो पहले ग्रेटर है। तो वीएल ग्रेटर है तो ये ऊपर की दिशा में जाएगा, वी एल माइनस वीसी, और इस तरह बेटा ये वी आर है, इस तरफ से बेटा ये वी आर है मेरे बच्चों। अब आप अगर आपने वेक्टर पढ़ा था तो आपको पता है इन दोनों का ये रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वी। बेटा अब ये वी आर है, जितना ये होगा उतना ही आप यहां रिप्रेजेंट कर लोगे। सो दैट इज वी एल माइनस का वीसी। जितना ये होगा देखो ना बच्चों, जितना ये वाला लेंथ होगा उतना ही ये वाला लेंथ है। और बेटा ये जो है आपका ये फेज डिफरेंस है फाई। मैं आपको यही से सारी चीजें सिखा दूंगा, कुछ नहीं करना, वेक्टर एडिशन करना है आपने, बाकी सारा चीज क्लियर हो जाएगा आपको। अब आप देखो कि आप अगर वेक्टर लगाओगे, सो यहां से मेन समस्या क्या होगी वो थोड़ा आपको समझना है। अब ये v है, अब इस v का आपको ये v निकालना है। सो आप वेक्टर लगा लोगे वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वीसी का स्क्वायर। ये बात सभी को समझ आ गई होगी बेटा, यहां से सभी को समझ आ गया होगा कि अगर एक चीज और है, अगर ये फाई है तो ये आपका हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज। अगर वेक्टर समझ नहीं आ रहा तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री समझ लो,
और आपको पता है बाई पाइथागोरस थ्योरम एच का स्क्वायर इक्वल्स टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो जो एच है वो आ जाएगा रूट में पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और बेटा पी जो है वो वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर हो जाएगा, और जो बी है वो वी आर का स्क्वायर हो जाएगा। आप यहां से निकाल सकते हो मेरे बच्चों। कुछ नहीं करा आपने, देखो बड़ा सिंपल आपने रूल लगाया। आपने तीन तरह के डिवाइस लिए, एल आर और सी, तीनों को सीरीज में लगाया, तीनों का वोल्टेज डिफरेंट होगा और उस पूरे सर्किट में करंट की वैल्यू सेम होगी, और वही करंट की वैल्यू कितनी होगी यही निकालना है। उसके लिए हमने क्या किया, तीनों का वोल्टेज अलग अलग होगा। रजिस्टर में आई इंटू आर होगा, इंडक्टर में आई एक्सएल होगा, कैपेसिटर में आई एक्ससी होगा। अब तीनों वोल्टेज को हम ऐड कर देते थे, परंतु क्योंकि यहाँ फेज का डिफरेंस है इसीलिए हम इसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, फेजर डायग्राम बनाएंगे, और फिर यहाँ पे तीन कंडीशन है, या तो VL ग्रेटर होगा VC से, या तो VC ग्रेटर होगा VL से, या दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। जब बराबर होंगे तो भी मैं डिस्कस करूंगा क्या मतलब है इसका। अब मैंने यहाँ पे सिंपल आपका वेक्टर एडिशन करा है। अगर आपको यहाँ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप ये समझ लो कि नीचे वाला वोल्टेज है रजिस्टर का, ये वाला बच्चों है आपका VL माइनस VC। तो बेटा मैंने यहाँ से आपका हाइपोटेन्यूज निकाल दिया है। और बेटा अगर आप इसको फर्दर डिराइव करोगे, डिस्कस करोगे, सो जो आपका V है बच्चों वो VR स्क्वायर क्या होता है, IR का होल स्क्वायर, प्लस VL क्या होता है IXL का माइनस IXC का पूरा स्क्वायर। अब जो बच्चा थोड़ा भी पढ़ा लिखा है वो कहेगा यार यहाँ से तो आई कॉमन आ जाएगा, आई बेटा कॉमन आ जाएगा, सबको पता चल रहा होगा, और नहीं आएगा तो ऊपर क्या लिखा है, आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। बच्चा कहेगा सर अगर वीसी बड़ा होगा वीएल से तो तू वीसी माइनस वीएल कर दियो और तू इसी ग्राफ को नीचे बना लियो, तो जो ये ऊपर बना है ये डायरेक्ट नीचे बन जाएगा। क्या रॉकेट साइंस है इसमें भाई। तो जो तेरा ये v इक्वल्स टू आई है, बेटा जब आई को नीचे लेके जाओगे तो यहां आएगा आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, और बेटा v बाई आई आपको नेट रेजिस्टेंस देता है, लेकिन यहां पे एक नया टर्म मिलेगा आपको, इम्पिडेंस। इम्पिडेंस इसका ट्रायंगल भी बनवाऊंगा, दैट इज जेड। इम्पिडेंस को जेड बोलते हैं बेटा। अब अगर दो डिवाइस हो एक साथ या तीन डिवाइस हो एक साथ तो जो नेट रेजिस्टेंस होता है उसे हम इम्पिडेंस कहते हैं। नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट दैट इज कॉल्ड इम्पिडेंस, दैट इज कॉल्ड इम्पिडेंस। तो ये हो जाएगा जेड, और जो जेड का फॉर्मूला होगा बच्चों वो होगा आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। कोई बच्चा यहाँ घबराए कतई नहीं। अब किसी बच्चे को 1% एक बात समझ में नहीं आ रही कि यार ये तो बड़ा चक्कर हो गया हमारे साथ। मैंने कहा क्या चक्कर हो गया भाई, तो उन्होंने कहा सर मुझे आर एल पढ़ा मैंने, मैंने सर आर एल पढ़ा, मैंने आर सी पढ़ा। अरे भाई कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर तेरे को सिर्फ आर एल दिया है तो यहां से एक्सी हटा दियो, आसान है। तीन पढ़ लो फिर दो तो वैसे ही इजी हो जाता है। आपने दो पढ़ के तीन पढ़ा है तो आपके लिए आसान होना चाहिए। ये जेड जो है वो आपका इम्पिडेंस है। अब आपको याद होगा कि शुरू में एक्चुअली में v बाई आई जेड है, हाँ। अब v इक्वल्स टू आई इंटू जेड होगा, क्यों बेटा, टोटल सर्किट का नेट रेजिस्टेंस जेड है, नेट रिएक्टेंस जो है वो जेड है, और बेटा इसका यूनिट ओम ही आएगा। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इम्पिडेंस का यूनिट क्या होता है, इम्पिडेंस का यूनिट क्या होता है बच्चों, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो बेटा ये आपका इम्पिडेंस है, और इसकी यूनिट जो है बेटा वो ओम ही होगी। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इम्पिडेंस का मतलब होता है नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट, और ये बेटा आपका ओम ही इसका यूनिट होगा। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं, ये बात आप याद रखेंगे। सो v इक्वल्स टू आई इंटू जेड हो जाएगा बच्चों,
और अगर आपको यहां से आई चाहिए, आपको आर दिया रहेगा। देखो एक्सएल कैसे निकालेंगे, मैंने बताया उधर ओमेगा एल, और एक्सी कैसे निकालेंगे, 1/ओमेगा सी, है ना बच्चों। सो आपको यहां से जो है वो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। आप चलिए थोड़ा और देखिए, तो यहां से आई क्या आ जाएगा, V/Z। तो बेटे इस तरह से बेटा हम करंट को निकाल पाएंगे। इसका करंट का यूनिट तो बेटा एम्पियर ही आएगा। हम इस तरह से बेटा आरएलसी सर्किट में करंट की वैल्यू इवेल्युएट कर सकते हैं, जैसा कि आप सब लोग देख रहे होंगे इसमें। बस इतना आसान था, कुछ नहीं करना था। अब यहां से दो चीजें पढ़ने को मिलेगा। अब आई इक्वल टू वी जेड आ गया। अब किसी ने कहा कि यार मैं तो वीसी को ग्रेटर मानूंगा वीएल से, दूसरा कंडीशन। तो मानना भाई क्या दिक्कत है, फिर जेड क्या आ जाएगा, फिर जेड आएगा R² प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर। क्या दिक्कत है, तो मान लेना क्या दिक्कत है, ये पुट कर दी। अगर तेरे को एक्सी बड़ा दिखे और एक्सएल, जैसे एक्सी निकाला और एक्सएल निकाला, जो बड़ा आया, मान लो ये 10 आया ये 2 आया, तो एक्सी माइनस एक्सएल कर दे। अब अगर ये 10 आया ये 20 आया, तो एक्सएल माइनस एक्सी कर दे। दिक्कत क्या आ रही है भाई, सर दो तो डिस्कस करा, तीसरा कर दो, तीसरा कर दूंगा तो मजा नहीं आ जाएगा भाई। पहले पहले इसे तो समझ लो। सबसे पहले हम निकालेंगे तीनों का वोल्टेज, वो बिना करंट के पॉसिबल नहीं है, और तीनों को ऐड कर देते हैं क्योंकि फेज का डिफरेंस है। तो मैंने इनके फेजर डायग्राम को बना लिया, वहां से मैंने क्या निकाल लिया, जेड निकाल लिया, नेट रेजिस्टेंस कितना ऑफर्ड हो रहा है, और वी तो हमको दिया हुआ था, और जेड हमने किसकी मदद से निकाल लिया, जेड हम निकाल लिया जो गिवन है RLC, और ओमेगा तो पता ही है। ओहो, तो करंट मिल गया। सर ये तो बहुत बढ़िया बात है। माफ करना बेटा, थोड़ी तबीयत सी खराब थी, इसीलिए बच्चों थोड़ा समय लग गया लेक्चर्स को बनाने में। तो आप ये देखो, दूसरा अगर आप इस ट्रायंगल को देख रहे हो ना, तो इस ट्रायंगल से आपको दो चीजें निकालनी है। मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ। चलो इसी ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा और अच्छे से करता हूँ, ठीक है। देखो ये ट्रायंगल इस तरह से था, जिसने भी इस ट्रायंगल को ध्यान से देखा होगा, ये फाई था, ये एक्सएल माइनस एक्सी था, नहीं सॉरी 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 सॉरी, ये आप ज्यादा समझ जाओगे। ये जो था वो VL माइनस VC था, और ये आपका VR था, और ये V था, है ना। तो सही है, गुड। अब ये VR की जो एग्जैक्ट वैल्यू है, ये आ जाएगा I/R, और आप इसको देखोगे तो आएगा IXL माइनस IXC। तो यहां से I कॉमन आ जाएगा, बचेगा XL माइनस XC, और ये जो आया है ये नेट वोल्टेज आया है, ये जो हाइपोटेन्यूज आया है नेट, तो ये आ जाएगा I/Z। तो आप देखोगे कि I सब में कॉमन है, तो क्या इस ट्रायंगल को आप इस तरह से बना सकते हो कि ये वाला तो R रह जाए, ये वाला XL माइनस XC रह जाए, और ये वाला Z रह जाए, और ये एज इट इज फाई रह जाए। आई से आई अपने आप कैंसिल हो जाएगा सब, अगर थोड़ा भी दिमाग है तो। यहां से दो चीजें निकाली जाएंगी, पहला टेन फाई निकाला जाएगा और दूसरा कॉस फाई निकाला जाएगा। जब टेन फाई निकाला जाएगा तो उसे कहेंगे फेज डिफरेंस। याद रखिएगा, जब टेन, टेन का मतलब फेज डिफरेंस, याद रखेंगे सभी बच्चे तो मजा आ जाएगा। और जैसे ही कॉस फाई आ जाएगा, इसे कहेंगे पावर फैक्टर, इसे कहेंगे पावर फैक्टर। बड़ा आसान है, यहां से पावर फैक्टर ऑफ फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस। तो जब यहां से टेन फाई निकालोगे, तो टेन फाई होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा टेन फाई आपका एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर।
अगर VL बड़ा है VC से तो, और अगर ये VC बड़ा है तो इस केस में जो tan phi आएगा दैट इज XC माइनस XL बाई R। और cos phi अगर देखोगे तो cos phi होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसमें आएगा R बाई Z। तो चाहे XL माइनस XC करो या XC माइनस XL, दोनों केस में जो पावर फैक्टर होगा वो R बाई Z आएगा। यानी कि रजिस्टर की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू और बेटा नेट रेजिस्टेंस को डिवाइड करोगे तो आपका पावर फैक्टर आएगा। और यहीं पे बेटा अगर आपको फाई निकालना है तो tan को इधर ले जाओ तो आ जाएगा tan इनवर्स XL माइनस XC बाई R। अब यहां से दो बातें आएंगी, पहला और दूसरा। अगर tan phi पॉजिटिव है तो वोल्टेज लीड करेगा, वोल्टेज लीड करेगा, यानी कि करंट जो है वो लैग करेगा। अगर ये phi पॉजिटिव है यानी कि tan phi पॉजिटिव है, मैं लिख देता हूं भाई tan phi अगर पॉजिटिव है, और अगर tan phi नेगेटिव है तो ठीक इसका उल्टा, यानी कि करंट जो है वो लीड करेगा और वोल्टेज जो है वो लैग करेगा। तो कई बार आपसे वो क्या कहेगा कि पहले तो RL दे दे, RC दे दे, LC तो नहीं सिलेबस में, या RLC दे दे, तो आपको बेटा फेज डिफरेंस निकालना आना चाहिए, ये बात ध्यान रहे। अब पावर फैक्टर क्या होता है बेटा, ये समझोगे जब पावर आपको पढ़ाऊंगा कि पावर फैक्टर क्या होता है, व्हाट इज पावर। बट इसी से निकालना सीख जाओ आप। सर इतना करा दिया तो एक RLC पे सवाल भी करा ही दो, सर RLC पे एक सवाल भी करा ही दो। बेटा चल तेरे हिसाब से मैं एक सवाल ले लेता हूं। ये R है, ये L है, ये C है, और ये जो है बेटा वो इस तरह से एक तो देख, एक R है, एक L है और एक C है। तो जो तेरा R है वो 1 ओम है, और जो तेरा L है वो 2 हेनरी है, और जो तेरा C है वो तेरा 1 फैरेड है, और जो वोल्टेज है ये एक्चुअली में 10 वोल्ट है। ये बात समझ में आ रही है कि जो ये R है वो एक्चुअली में 1 ओम है, जो L है वो 2 हेनरी है, और जो C है वो 1 फैरेड है। बड़ा आसान सवाल है, और जो V है वो 10 वोल्ट दिया हुआ है। अब कह रहा बताओ इसमें कितना करंट है। पहली बात तो ये कि डेटा सफिशिएंट है या नहीं, पहले तो ये चेक कर। तो जो समझदार बच्चा होगा वो याद रखेगा, बोलेगा सर हम एक्सेल और एक्सी नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि इसमें डेटा इनसफिशिएंट है। मैंने कैसे, सर एक्सेल ओमेगा एल से आएगा और एक्सी 1/ओमेगा c से आएगा, और सर इस सवाल में अपने को ओमेगा नहीं दिया हुआ। वो परेशान करने के लिए या तो चाहे दे सकता है ओमेगा 1 रेडियन पर सेकेंड, तो आसान है। नहीं उसे परेशान करना होगा तो कह देगा ओमेगा जो है वो दे देगा तुम्हें 1/2 पाई रेडियन पर सेकेंड। जो बच्चे CBSE के हैं, हालांकि जो बच्चे अच्छी तैयारी कर रहे हैं उन्हें समझ में आ जाएगा कि जो ओमेगा है एक्चुअली में 2 पाई f होता है, और ये f दे देगा तेरे को, लीनियर फ्रीक्वेंसी दे देगा सॉरी, और यहाँ पे रख देगा f की वैल्यू 2 पाई f कितना 1/2 पाई। तो कट के बच्चा एक्चुअली तेरा 1 रेडियन पर सेकेंड ही आ गया। तो या तो सीधा सीधा ओमेगा दे देगा, या बोलेगा f जो लीनियर फ्रीक्वेंसी है वो इतना है। मैंने 1/2 पाई दिया है, क्या पता वो 1/पाई दे दे, तो इसका ख्याल रखना है। अब इस सवाल में देखो
तो एक्सएल और एक्ससी निकल जाएगा, और बेटा आर दिया है, वी दिया है, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, जेड। इस सवाल में एक तो बोला है कि करंट बताओ, दूसरा बोला है बेटा फेज डिफरेंस बताना है, फेज डिफरेंस बताना है। दो सवाल पूछा है, इसमें तुझसे वो पावर फैक्टर भी पूछ सकता था, उसमें तुझसे ये पावर फैक्टर भी पूछ सकता था। चल मैं पूछ लेता हूँ पावर फैक्टर भी, मैं बोलता हूँ बताओ पावर फैक्टर भी बताओ। तो जो तेरा जेड आएगा वो आएगा आर का स्क्वायर, आर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस एक्सएल है, तो ओमेगा एल, ओमेगा इक्वल्स टू 1 है, 1 इंटू एल 2, तो आ जाएगा ये 2, और एक्सी क्या है 1, ओमेगा 1 है और सी कितना है 1, तो 1 इंटू 1 1। अब देख बेटा यहाँ एक्सएल ज्यादा है और एक्सी कम है, तो एक्सएल माइनस एक्सी यानी कि 2 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 1 का जेड आ जाएगा √2। अब तुझे निकालना क्या था, आई, और आई तुझे मैंने क्या सिखाया कि क्या हो जाएगा, ये वी दिया हुआ है ना, नेट वोल्टेज अपने को दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा V बाई जेड, V 10 है और Z कितना है √2, तो जब इसे इवेल्युएट करेगा तो करंट की वैल्यू तेरे को मिल जाएगी। ये तो एक छोटा सा सवाल कराया मैंने, यहीं पे अगर तू tan फाई निकालने जाए तो एक्सएल कितना है 2 और एक्सी कितना है 1, तो एक्सएल माइनस एक्सी था, तो 2 माइनस 1, और आर कितना था 1, तो दो में से एक गया, एक एक, तो जो tan फाई आया तेरा वो 1 आया। अब tan फाई पॉजिटिव है, और अगर tan फाई पॉजिटिव है तो वोल्टेज लीड करेगा और करंट लैग करेगा, तो यहां पे बोलोगे कि वोल्टेज लीडिंग या अहेड ऑफ करंट। इसका रीजन क्या दोगे, क्योंकि tan फाई क्या आया है पॉजिटिव। ऐसे बहुत सारे सवाल एनसीईआरटी में है, ये तो एक सवाल है, ऐसे बहुत सारे सवाल करा सकता हूं मैं, ठीक है। अच्छा किसी ने पावर फैक्टर पूछ लिया, यानी कि cos फाइव, पावर फैक्टर का मतलब cos फाइव पूछा है, और वो क्या था R बाई जेड, तो R कितना है 1 और Z कितना है √2, तो बेटा cos फाइव अगर 1 बाई √2 है तो यानी कि फाइव सीधा आ जाएगा 45 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? भाई ये तो tan को देख के ही समझ में आ रहा है, tan 1 है, tan फाइव 1 है, यानी कि 545 डिग्री होगा। सो मेरे दोस्त आपको ये इस तरह से पढ़ना है। तीसरा जो थर्ड कंडीशन है, जो मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, जो आप कह रहे थे सर वो बताओ, यानी कि तीसरा कंडीशन डिस्कस करेंगे कि अगर VL इक्वल्स टू VC हुआ तो इसका मतलब है कि IXL इक्वल्स टू IXC हो जाएगा, और करंट जो है वो सेम होगा, तो इस हिसाब से जो XL है वो XC के बराबर हो जाएगा। यानी कि ये एक पर्टिकुलर कंडीशन पढ़ाई जाएगी, जैसी वो दो पढ़ाई गई। VL बड़ा था तो भी सही था, VC बड़ा था तो भी सही था, लेकिन इस केस में ये दोनों बराबर हो गया, यानी कि कहेंगे कि जो इंडक्टिव लोड है या इंडक्टिव रिएक्टेंस है दैट इज मस्ट बी इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस और लोड। तो जब इंडक्टिव लोड कैपेसिटिव लोड के बराबर हो गया तो देखा गया, सो इसी कंडीशन को उन्होंने रेजोनेंस कह दिया। VL VC से बड़ा था, चला, VC VL से बड़ा था, चला, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही VL VC के बराबर हो गया सो वहां एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। और रेजोनेंस का मतलब कि इंडक्टिव लोड इक्वल्स टू कैपेसिटिव लोड, यानी कि XL इक्वल्स टू XC।
अब एक्सएल क्या होता है? ओमेगा एल। और एक्सी क्या होता है? 1/ओमेगा सी। अब यही ओमेगा को उठा के अगर आप ऊपर ले जाओगे और इसी एल को आप नीचे ले आओगे, तो आप फर्दर पता है क्या देखोगे कि ये वाला तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 1/एल सी हो जाएगा। और आप ओमेगा देखोगे तो बातों बातों पता चलेगा कि ओमेगा जो है 1/√में एल सी हो जाएगा। और ओमेगा आपको पता है ना। और इस कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये एंगुलर है, इसे कहते हैं एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अगर सवाल में कह दिया है कि एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बताओ, तो ओमेगा आर निकालना है। लेकिन सवाल में बताया कि सिर्फ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बताओ, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बताओ, तो यानी कि उसने सीधा सीधा आपसे एफ पूछा है। सो जो ओमेगा होता है दैट इज 2 पाई एफ होता है। और ओमेगा कितना है? ओमेगा आर। तो यहां एफ आर आ जाएगा, यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यानी कि लीनियर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप एफ आर देखोगे तो एफ आर आ जाएगा आपका, बताओ, ओमेगा r/2 पाई। और ओमेगा आर क्या है? 1/2 पाई रूट एल सी। तो जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपका लीनियर आएगा दैट इज 1/2 पाई रूट में एल सी। अब बेटा जो आपके रेडियो वगैरह में ये काम आता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यही काम आता है आपके रेडियो में। आपके रेडियो में वॉल्यूम बढ़ता था ना, वॉल्यूम बढ़ता था, वॉल्यूम घटता था। तो कैसे कैपेसिटर, देखो यहां फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होगा। देखो टू कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। बेटा जैसे जैसे आप सी को चेंज करोगे वैसे वैसे आपका एफ चेंज होगा। तो रेडियो में आप चेंज करते हो ना फ्रीक्वेंसी, रेडियो 10.1 एफएम, रेडियो 92 पॉइंट, रेडियो मिर्ची, है ना। आजकल तो वो आसान हो गया है, पुराने जमाने में इस तरह से रेडियो होता था। इस तरह से एक बड़ा बटन होता था और एक छोटा। तो बड़े वाले से बेटा फ्रीक्वेंसी चेंज होता था और छोटे वाले से वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज होता था। और यहाँ इस तरह से स्पीकर लगा होता था। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो जब आप सी की वैल्यू यहां से चेंज करोगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा। अच्छा, यानी कि जब हम इसको घुमाते थे तो यानी कि हम कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करते थे। हाँ, आप एक्स सी चेंज करोगे तो 1/ओमेगा सी। अच्छा जी बेटा, आप जैसी सी चेंज करोगे आपका एक्स सी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा तो सेम है। यानी कि आपका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? बदलेगा। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। रेजोनेंट, रेजोनेंस का एक और एग्जांपल है, अगर आप दिल्ली मेट्रो में जाते हो या किसी मॉल में जाते हो तो वहां आपको एक मेटल डिटेक्टर से होके गुजरना पड़ता है। और जैसे वो आपकी किसी बॉडी में मेटल का पार्ट देखता है ना, चक्कू, गन, तो टी 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 बजना शुरू हो जाता है। वो अलार्म देता है। वो किसका प्रिंसिपल है? वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का है, तो प्रिंसिपल पे काम करता है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अभी तो पढ़ाऊंगा, अभी तो क्वालिटी फैक्टर भी पढ़ाऊंगा, तो और समझ में आ जाएगा रेडियो का खेल कि शार्प कैसे होगा, क्या मतलब है बैंडविड्थ का। अगर चीजें और भी होती तो और चीजें पढ़ाते। सो बेटा दैट इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। कोई बच्चा मेरा बिल्कुल ना घबराए कि यार क्या पढ़ा दिया इसने। बेटा ये सब आपको आता है, ये सब मेरे बच्चों को आता है, सब सब सब। ये सब बेटा है तो एलसीआर सर्किट का ही तो पार्ट है। तुमने कहा सर एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी निकालना सिखा दिया आपने, आपने लीनियर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी सिखा दिया। मैंने कहा हाँ सर, अगर ये एक्सएल एक्सी के बराबर हो गया तो सर आरएलसी सर्किट में जो इम्पीडेंस आपने पढ़ाया था दैट इज जेड इक्वल्स टू आर का स्क्वायर प्लस
एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। तो सर जब यहाँ पे एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी हो जाएगा तो सर तो पूरा कट जाएगा। मैंने कहा ले तो समझदार निकला। तो जो जेड है वो बिकम्स आर हो जाएगा, यानी कि जब आरएलसी सर्किट होगा या एलसीआर सर्किट होगा तो इसमें एक चीज जो हमको बताया गया कि अगर एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी हुआ तब ये आरएलसी सर्किट नाम का रह जाएगा, क्योंकि एल और सी खत्म हो जाएगा। तो आरएलसी सर्किट में जब रेजोनेंस लगेगा तो ये सिंपल आर सर्किट हो जाएगा। तो यहां जो V इक्वल्स टू आई बाई जेड, आई इंटू जेड करते थे और I इक्वल्स टू V बाई जेड निकालते थे, तो जेड बिकम तो आर हो गया। तो यहां पे जो आपका I आएगा वो नॉर्मल V बाई आर हो जाएगा। तो करंट की वैल्यू ये हो जाएगी। और tan फाई क्या निकालते थे आप? एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, तो ये भी जीरो आ जाएगा। और जब ये आर सर्किट हो ही गया तो फेज डिफरेंस भी तो 0 डिग्री हो जाएगा। तो फेज डिफरेंस भी 0 हो जाएगा। और अगर आप पावर फैक्टर देखोगे cos फाई तो होता है आर बाई जेड। तो जेड भी तो साला आर ही हो गया ना, तो आर से आर कट के 1 आएगा। और cos फाई 1 यानी कि फाई की वैल्यू 0 डिग्री। तो रेजोनेंस का ये खेल है, ये है रेजोनेंस। एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और लीनियर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये थोड़ा समझना बेटा। अब इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है। सर ग्राफ कैसे? अगर इंपिडेंस के साथ बोला है, इंपिडेंस के साथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया तो ग्राफ अलग बनेगा। और करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ दिया एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ तो ग्राफ अलग बनेगा। सर रेजोनेंस की कंडीशन समझ में आ गई होगी, बड़ा आसान तरीके से पढ़ाया है। इस पे सवाल भी सारे हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। देखो, अगर मैंने बोला कि ये Z है और ये ओमेगा है, तो Z मतलब होता है इम्पिडेंस, ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एक बीच में आएगा ओमेगा आर। ओमेगा आर का मतलब होता है एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ARF। अब इस ग्राफ को जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। अभी मुझे तो याद है, आपको कैसे याद होगा बेटा? पढ़ के। अब आप देखो जो इम्पिडेंस है, ये वाला इम्पिडेंस शो कर रहा है, तो देखो यहां वैल्यू ज्यादा है, लेकिन जो ये ओमेगा आर है यहां पे आप जेड के लिए देखोगे तो बहुत कम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। क्यों? अभी आपने पढ़ा कि जैसे ही ओमेगा आर यानी कि रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर जो आपका जेड होता है वो आर के बराबर हो जाता है, यानी कि बहुत कम हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? बहुत कम हो जाता है। अब ओमेगा आर के पहले देखो, यहां रॉकेट साइंस है। इस रीजन को कौन सी डोमिनेंसी कहते हैं? मैं इसलिए चेंज कर दे रहा हूं पेन। इस कलर से जब मैंने ये कलर कर दिया तो यहां कौन सी डोमिनेंसी है, और जब मैं इस तरह कर दूंगा तो यहां कौन सी डोमिनेंसी हो? देखो आर का तो दिख गया आपको, आर यहां है। अब बच्चा सी और एल, तो कौन सा इंडक्टिव डोमिनेंसी होगा और कौन सा कैपेसिटिव डोमिनेंसी होगा? अब अगर ओमेगा जो है वो ओमेगा आर से छोटा होगा, ये वाला, और अगर ओमेगा ओमेगा आर से बड़ा होगा, देखो ओमेगा आर लिमिट है, ओमेगा आर से छोटा होगा तब जो इम्पिडेंस होगा, तब जो इम्पिडेंस होगा, तब का कहानी क्या है? आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं?
आपको सो आपको वही मैं कह रहा हूं कि देखो, अगर ओमेगा जो है वो छोटा हो गया ओमेगा आर से, तो जो ओमेगा होता है वो वन, जो जो आपको एक्सी होता है, मैं एक चीज बताऊंगा आपको, जो एक्सी होता है वो वन अपॉन ओमेगा सी होता है। अब अगर ओमेगा छोटा होगा तो एक्सी बड़ा हो जाएगा। और आप इसी कंडीशन को देखें कि जहां पे जो ओमेगा है वो ग्रेटर है ओमेगा आर से, यानी कि इस तरफ ज्यादा है, तो यानी कि जब ओमेगा बढ़ेगा तो जो एक्सी है वन अपॉन ओमेगा सी है। अब जब ओमेगा बढ़ेगा तो एक्सी घटेगा, तो ओमेगा आर से छोटा जब रहेगा ओमेगा, ओमेगा आर से छोटा जब रहेगा ओमेगा, तो एक्सी बढ़ रहा है। और ओमेगा आर से अगर बड़ा हो रहा है ओमेगा, तो एक्सी घट रहा है। तो एक्सी कब तक बढ़ेगा? जब तक ओमेगा आर तक ओमेगा आ जाए। यानी कि ये वाला जो है वो कैपेसिटिव डोमिनेंस है। मतलब कि व्हेन ओमेगा इज लेस देन ओमेगा आर, तो एक कैपेसिटिव डोमिनेंसी है। यानी कि यहाँ एक्सी जो है वो ग्रेटर होगा एक्सएल से। बेटा मैंने एक चीज प्रूव करा है, वहां पे एक्सी जो है वो ग्रेटर होगा एक्सएल से। ठीक, एक्सएल क्या होता है? ओमेगा एल। अगर ओमेगा कम होगा तो एक्सएल कम होगा, ओमेगा ज्यादा होगा तो एक्सएल ज्यादा होगा। तो यानी कि इसके बाद ये जो ऑरेंज कलर का है, ये जो ऑरेंज कलर का है ना, ऑरेंज, ये वाला कलर जो है, ये जो है वो इंडक्टिव डोमिनेंस होगा। यानी कि यहाँ एक्सेल बड़ा होगा एक्सी से। इस ग्राफ का अर्थ ये है। और आप इस कंडीशन को याद रखोगे कि अगर ओमेगा बड़ा है ओमेगा आर से तो कैपेसिटिव डोमिनेंस होगा, और अगर ओमेगा बड़ा है रेजोनेंट, देखो अगर ओमेगा छोटा है, ये मैंने दोनों में सेम कर दिया क्या? सॉरी, माफ करें बच्चों, ये थोड़ा सा मैंने आपके साथ गलत कर दिया। ये ऐसे, अगर ओमेगा छोटा है ओमेगा आर से तो कैपेसिटिव डोमिनेंसी है, और अगर ओमेगा बड़ा है ओमेगा आर से तो बेटा ये इंडक्टिव डोमिनेंसी है। ये आप याद रखेंगे बच्चों। ये तो पहला ग्राफ था, जो इम्पिडेंस का ग्राफ था एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ। सिमिलरली बच्चों, एक ऐसा ग्राफ आपको और मिलेगा, वो करंट के साथ होगा। देखो, वो होगा आपको करंट के साथ, ये करंट होगा और ये ओमेगा होगा, यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी एफ, और ये बेटा आपका करंट होगा। तो इस ग्राफ में आप देखोगे एक यहाँ पे भी ओमेगा आर होगा। सो ओमेगा आर पे जो करंट की वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी। देखो, मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि ओमेगा आर पे जो जेड होता है वो आर के बराबर हो जाता है, इसीलिए जो करंट होगा वो मैक्सिमम होगा। ओमेगा आर पे जो करंट की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि V बाई जेड होता है, और जेड के बदले क्या आ जाता है? आर आ जाता है, यानी कि V बाई आर आ जाता है। तो इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे, ओमेगा आर पे जो करंट की वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाएगी। एक ग्राफ ये भी आता है। अब ये ग्राफ जितना शार्प है, ये ग्राफ कितना शार्प है, कितना इसका बैंडविड्थ है, ये कितनी दूरी है, कितना शार्प है। एक ये भी शार्प हुआ, एक ये भी शार्प हुआ, ये ज्यादा शार्प है और ये कम शार्प है। तो बेटा कौन कितना शार्प होगा, दिस इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। इसे बेटा हम क्वालिटी फैक्टर के नाम से जानेंगे, और इसको भी पढ़ना है अपने ने, है ना? क्यू फैक्टर इसे पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसका पावर पढ़ना है बच्चों। तो सवाल कैसे आएगा? सवाल कैसे आएगा बच्चों? वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल है।
आपसे हो सकता है कि आपसे बेटा जब तक वो एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ना पूछे तब तक आप बेटा ओमेगा मत निकालना। अगर उसने आपसे पूछा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो आप एफ निकालना, यानी कि 1/2 पाई रूट एल सी। और अगर वो कह दे कि एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तब बेटा आप रूट एल सी निकालना। आप ये गलती कतई मत करना, ध्यान रखना ये बात। चलो, तो बेटा ये इस तरह की सारी चीजें हो चुकी हैं अपने पास, है ना। मैंने ग्राफ करा दिया। अब 3-4 क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ बेटा। क्वालिटी फैक्टर जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। 3-4 क्वेश्चन करा देता हूँ, एक और बेसिक सवाल कराता हूँ, है ना। एक और बेसिक सवाल कराता हूँ, उसके बाद मैं एक दो पीवाईक्यू ले लेता हूँ नीट का, ठीक है, जाके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। तो एक बेसिक सवाल ले लो कि एक साइनोसोडल वेव है जिसका वोल्टेज जो है वो 200 वोल्ट है, ठीक है, और जो लीनियर फ्रीक्वेंसी है वो 1/पाई हर्ट्ज है, और ये कि आरएलसी सर्किट है इस तरह से, एक आरएलसी सर्किट है। इसमें जो आर है वो एक्चुअली में 3 ओम है, और जो एल है वो 3 हेनरी है, और जो कैपेसिटर है वो 250 मिली फेराड है, यानी कि 250 10⁻³ फेराड। और वी जो है वो दे दिया 200 वोल्ट। माफ करना बच्चों, यहाँ पे आपसे वो करंट की दशा पूछ रहा है कि करंट क्या होगा। करंट के साथ साथ अगर वो फेज डिफरेंस पूछ ले तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर वो यहां से आपसे पावर फैक्टर पूछ ले तो भी कोई दिक्कत नहीं। और अगर वो आपसे यहाँ एवरेज पावर लॉस पूछ ले तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं वो आपसे नहीं पूछूंगा क्योंकि मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ाया है। अब 3 चीज है यहाँ। पहली बात तो ओमेगा निकालना है। ओमेगा 2 पाई एफ होता है, तो ओमेगा आ जाएगा 2 पाई × 1/पाई, तो पाई से पाई गया, तो 2 रेडियन पर सेकेंड आपका ओमेगा आ गया। अब आप एक्सेल निकालो। एक्सेल क्या हो जाएगा, ओमेगा × एल। ओमेगा कितना है 2, तो आ जाएगा 2 रेडियन पर सेकेंड। एल कितना है 3, तो आ जाएगा 6 ओम। मैं बताया ना नेट रेजिस्टेंस होता है एक्सेल तो ओम ही आएगा। फिर सिमिलरली बेटा एक्सी निकालेंगे आप, तो एक्सी आएगा 1/ओमेगा सी। तो ओमेगा तो 2 ही है ना। सी कितना है 250 10⁻³ तो 25×50, तो ये तो आ जाएगा 500 10⁻³ सॉरी बेटा 5000 आएगा, तो -3 से पूरा 3 जीरो कट जाएगा। एक मिनट, मिली फेरेड है 25×50, बेटा 2 जीरो आएगा, नॉट 3 जीरो। मुझे ही पता नहीं क्या हो गया है। ये आएगा 25×50 और एक और जीरो, 10⁻³ तो अगर आप इसे -3 को ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 10⁻³ यानी कि 1000, है ना। तो जो एक्सी आएगा बेटा आपका वो आ जाएगा हाँ ये हो जाएगा 10⁻³ तो ऊपर जाके हो जाएगा +3, और 10⁻³ यानी कि 1000 ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा 500। तो जो एक्सी आएगा वो आएगा आपका एक्चुअली में 2 ओम।
क्या आएगा एक्चुअली में, 2 ओम आएगा। तो आपका जो एक्सी आ गया बेटा वो भी 2 ओम आ गया। तो आपका एक्सी भी आ गया और एक्सएल भी आ गया। बहुत बढ़िया। अब आपको निकालना क्या है, जेड। और जेड का फॉर्मूला क्या होता है, रूट में आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एक्सएल यहाँ 6 है, ज्यादा है। तो अब यहाँ से जेड क्या आएगा, आर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्सएल 6 माइनस 2 यानी कि 4 का स्क्वायर। तो जो जेड है वो आपका आएगा 9 प्लस 16 यानी कि 25। तो जेड आ जाएगा आपका 5 ओम। 5 ओम आपका जेड आ गया इम्पिडेंस। तो जो आपका करंट होगा वो आई इक्वल्स टू वी बाई जेड होता है। तो कर वी जो है वो 200 है, तो 200/5, तो आपको आ जाएगा 5 यानी कि 40 एम्पियर। जो करंट की वैल्यू आया हुआ है 40 एम्पियर आपको बेटा इस सवाल से, ये जो आपने सवाल किया। दूसरा tan फाई क्या आएगा, तो यार अब tan फाई बताना पड़ रहा है यार, हद। tan फाई क्या आएगा, एक्सएल माइनस एक्सी, तो 6 माइनस 2 यानी कि 4, 4/3। अब जिसने भी स्पेशल ट्रायंगल पढ़ा होगा उसको समझ में आ गया होगा कि 4/3 क्या है। जिसने भी स्पेशल ट्रायंगल को पढ़ा होगा उसको समझ में आ गया होगा कि क्या बोल रहा हूं। अगर ये 5 है और ये 4 है और ये 3 है तो ये 5 हो जाएगा। अगर ये 3 है, ये 4 है, 5 हो जाएगा, 90 है। तो जो साइड छोटी होता है, जो साइड छोटी है उसका एंगल बड़ा हो जाएगा, है नहीं। तो ये 53 डिग्री एंगल जो हो जाएगा इसका, जो 5 आएगा 53 डिग्री हो जाएगा। 4/3 परपेंडिकुलर बाई बेस। चलो खैर, ये तो बेसिक सवाल था, वेक्टर में पढ़ाया जाता है। फिर आपका cos फाई पूछा है, तो cos फाई निकालने में कितना टाइम लगेगा, r/z। r कितना है आपका 3 और z कितना है 5, तो भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो भी 53 आएगा। तो आप यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। अब बेटा मैं दो आपको पीवाईक्यू करा दूंगा कि पीवाईक्यू में क्या है। सो एक पीवाई का क्वेश्चन जो है, पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, ये 2023 का क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ये 2023 का मैं दो क्वेश्चन आपको लेके करा दूंगा बेटा। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो आप देख सकते हैं। ये पीवाईक्यू के सवाल है मेरे पास। कह रहा है इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट द इंडक्टेंस एल इज 10 मिली हेनरी। बेटा एक एलसीआर सर्किट है, बना लेता हूं एल सी और आर। इसमें जो एल है वो 10 मिली हेनरी यानी कि 10 का पावर -3 हेनरी लिखते चलो। और जो कैपेसिटेंस है बेटा वो 1 माइक्रो फेरेड है। और जो बेटा आर है वो एक्चुअली में 100 ओम है, ये दिया हुआ है। अच्छा, द कह रहा था फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस अकर्स, मतलब कि आपसे वो फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है जहां पे रेजोनेंस हुआ है। तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी बोला तो मैंने बताया था आपको किसने एफ पूछा है। तो डायरेक्ट एफ क्या होता है, 1/2 पाई रूट में एलसी। डायरेक्ट लगा दो, 4 नंबर आ गए, 4 मार्क्स आ गया। डायरेक्ट लगा दो, एल दिया है सी दिया है। हालांकि अगर आप नहीं निकाल पाओगे तो 2 पाई, एल दिया है ना 10, 10 का पावर -3 इंटू सी, 1 माइक्रोफेरेड यानी कि 1 10 का पावर -6, तो 1 10 का पावर -6 आप रखे से कैलकुलेट कर लोगे। तो जो इसकी वैल्यू होगी वो वैल्यू इवेल्युएट करोगे तो आपका इसका वैल्यू मिल जाएगा। अब इसमें 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। तो ए में आ रहा है किलो हर्ट्ज,
सी में आ रहा है किलो हर्ट्ज, बी में आ रहा है रेडियन पर सेकेंड और डी में भी आ रहा है रेडियन पर सेकेंड। तो आपको दो ऑप्शन देख के तो वैसे ही खत्म कर देना है, बी और डी, क्योंकि रेडियन पर सेकेंड तो नहीं होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का यूनिट या तो हर्ट्ज होता है या तो किलो हर्ट्ज होगा। तो ऑप्शन या तो ए या तो सी में होगा। अब आप इसे इवेल्युएट कर सकते हो, ये -6 -3 -9 हो जाएगा, है ना, -9 हो जाएगा मेरे बच्चों। और ये 10 इंटू तो -8 हो जाएगा, ये 10 ही तो है और 10 पावर +1 ही तो है, तो 8 हो जाएगा। और बाहर निकालोगे तो -4 हो जाएगा, ऊपर जाकर 10 का 4 हो जाएगा। अब 2 पाई है, तो आप इसे कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये तो एक सवाल था। दूसरा सवाल क्या है, द नेट इम्पिडेंस ऑफ सर्किट। अच्छा, अब आपको सर्किट दिया हुआ है बच्चों, देखो एक सर्किट आपको दिया हुआ है, बना देता हूं एल का, एक दिया हुआ है सी का और एक दिया हुआ है आर का। ठीक है बच्चों, इसमें उसने आपको जो वोल्टेज दिया है वो दिया है 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको 50 हर्ट्ज है, और ये इंडिया में कांस्टेंट है 50 हर्ट्ज। यूएसए का 60 हर्ट्ज होता है, और ये भी आपका 2023 का ही प्रीवियस ईयर है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो एल दिया है वो आपको दिया है 550/पाई मिली हेनरी, LCR। तो सबसे पहले एल क्या हो जाएगा, 50/पाई इंटू 10⁻³ हेनरी। फिर आपको सी दिया है 10⁻³ माइक्रोफेरेड, तो यानी कि 10⁻³ 10⁻⁻6 फेरेड। ये दोनों सवाल नीट में आए बच्चों। और तीसरा आर जो है वो आपको डायरेक्ट दिया है 10 ओम, और आपसे कह रहा है इम्पिडेंस निकालो। लो धत तेरी की, कोई नई चीज थोड़ा ना पूछा है। इम्पिडेंस जेड क्या है, आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, ये एल है एक्सी है। अब आप एक्सएल कैसे निकालोगे, तो ओमेगा एल, और एक्सी कैसे निकालोगे, तो 1/ओमेगा सी। सर ओमेगा तो दिया ही नहीं, अरे भैया आपको लीनियर फ्रीक्वेंसी तो दिया है 50 हर्ट्ज, तो ओमेगा डायरेक्ट हो जाएगा 2πf, यानी कि हो जाएगा 2 पाई इंटू 50, तो यानी कि 100 पाई हो जाएगा, 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो आप एक्सएल निकाल लो ना, ओमेगा कितना था 100 पाई, और एल कितना था, तो 50 पाई इंटू 10⁻³ अब ये पूरा मिला के ओम आ जाएगा, पाई से पाई गया तो ये हो जाएगा 50 इंटू 100 5000, 10⁻³ तो -3 से 3 जीरो चला जाएगा, तो आपका एक्सएल बचेगा 5 ओम। सिमिलरली आप एक्सी निकालो, तो ओमेगा कितना है 100 पाई, और सी कितना है 10⁻³ 10⁻⁻6, तो पाई से पाई गया, पाई से क्या हो गया, पाई गया। हाँ बेटा यही दिया हुआ है ना, तो पाई से पाई गया, और ये 10⁻³ है, और ये 100 है, तो यानी कि 100 यानी 10 का स्क्वायर, तो 3 और 2 5, और ये -1, यानी कि अगर कैलकुलेट करोगे तो जो आपका एक्सी आएगा वो आएगा 100, यानी कि 10 का स्क्वायर इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6, तो 3 2 5 -1 ऊपर जाके +1, तो एक्सी इक्वल्स टू सीधा हो जाएगा 10 ओम। बेटा बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, तो -1 ऊपर जाके हो जाएगा +1। अब इसी को आप लगा दो, तो आर कितना है, आर 10 ही दिया है ना, आई थिंक आर 10 है, तो 10 का स्क्वायर प्लस
अब यहाँ बेटा XC बड़ा है और XL छोटा, तो XC माइनस XL करोगे, क्या करोगे, XC माइनस XL, तो करोगे 10 माइनस 5 का स्क्वायर, तो यहाँ जो Z आएगा 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100 प्लस 10 माइनस 5, 5 का स्क्वायर 25, तो जो Z आएगा रूट में 125, तो आ जाएगा ये आपका 5√5, ये इतना ओम आ जाएगा। और ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। तो पहला ऑप्शन था 15 ओम, दूसरा ऑप्शन था 5√5 ओम और तीसरा ऑप्शन था 25 ओम और चौथा 10√2 ओम। तो बेटा ये सवाल है मेरे पास, ये अरिहंत का प्रीवियस ईयर जो है मैंने उससे 2 क्वेश्चन कराए हैं आपको, बाकी इसमें फर्दर और भी क्वेश्चन है, आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेटा आपका एलसीआर और रेजोनेंस पे सवाल था, है ना। आप बेटा क्वालिटी फैक्टर मतलब मैंने बताया, इसके शार्पनेस के बारे में बताएंगे, तो क्वालिटी फैक्टर और पावर बेटा हम देखेंगे, वो भी हो सकता है प्रैक्टिकल पॉसिबल, जितना हो सकता है मैं करा दूंगा। आज का लेक्चर बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट था और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एलसीआर हो, एलसीआर के अंदर ही रेजोनेंस आता है। कई बच्चे इस रेजोनेंस को अलग टॉपिक मान बैठते हैं, नहीं बेटा ये सेम है। आप मुझे आज्ञा दीजिए बच्चों, मैंने जितने सवाल कराए हैं ये आप कर लीजिएगा। आज के लिए बेटा थैंक यू सो मच।